Assalamualaikum everyone. I am Norlan Mehman. My registration number is 2K19AV172. Today my presentation topic is artificial insemination. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम मैन्युअली डिपॉजिट करते हैं सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हमें मेल एनिमल की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। अब एक क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की नीड क्यों पड़ी, जब हमारे पास नेचुरल ब्रीडिंग का ऑप्शन है तो क्यों हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ जाते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल है, एक हमारे पास एनिमल है, वो दूसरी सिटी में है या फिर दूसरी कंट्री में ले लेते हैं, तो उसके जेनेटिक्स बहुत अच्छी है, उसके ट्रेड्स बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो उसी ब्रीड के हैं। तो अब एनिमल को अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और दूसरा अगर एनिमल आ रहा है तो उस पर स्ट्रेस ट्रांसपोर्ट का। और आपको पता होगा कि अगर एनिमल स्ट्रेस में होगा तो वो सीमेन डोनेट नहीं करेगा और अगर वो देगा भी तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी जो हमें चाहिए होती है। तो इससे अच्छा एनिमल के बजाय हम क्यों ना सिर्फ उसके सीमेन को ट्रांसफ़र करें। इसलिए ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक है जिसमें हम सीमेन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या उसको इंसेमिनेट करते हैं फीमेल एनिमल में। अब इसकी हिस्ट्री है, सबसे पहले कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टार्ट कब हुआ, किस एनिमल में हुआ। तो 1932 के अंदर एक ऑथर था, अरब ब्रीडर ऑथर नाम था उसका, उसने फ़र्स्ट टाइम जो है वो मेयर को इंसेमिनेट किया था स्टेलियन के सीमेन से। उसके बाद 1780 के अंदर एक साइंटिस्ट था लेजानो स्पेंज़ी, उसने फ़र्स्ट टाइम इंसेमिनेट किया था फ्रेश सीमेन से इंसेमिनेट किया था बिच को। फिर 1890 के अंदर सेंड और स्ट्रीबोट, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 8 मेयर्स को इंसेमिनेट किया था जिसमें इनको 4 सक्सेसफुल कंसेप्शन रेट्स मिली थी, मतलब 50% इनको कंसेप्शन रेट मिली थे। फिर 1909 में इवानोविच था, उसने सक्सेसफुल एआई की थी कैटल और बर्ड्स के अंदर। ये तो हो गया ग्लोबली। अब आती है इंडिया में। इंडिया में जो स्टार्ट हुई थी वो 1952 के अंदर हुई थी, जिसमें अंदर एक साइंटिस्ट था, एक वेटनरी डॉक्टर था संपत कुमार, जिसने एआई की थी कैटल और शीप में। फिर 1952 में इंडिया में इसको और ज़्यादा तरक्की मिली, ये और ज़्यादा डेवलप हुआ और इसके 150 एआई सेंटर्स बनाए गए। फिर 1961 के अंदर इसको और ज़्यादा डेवलप ये हुई और इसके में 400 एआई सेंटर्स बनाए गए थे इंडिया में। फिर अब ये मैंने आपको हिस्ट्री बता दी। अब एआई का मैंने आपको बता दिया कि एआई क्या होती है, इसमें के अंदर हम मैन्युअली इंसेमिनेट करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, इसमें डायरेक्टली हम सीमेन को इंसेमिनेट नहीं करते, इसके कुछ स्टेप्स आते हैं जिसमें सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है सीमेन कलेक्शन का। अब सीमेन कलेक्शन जो है वो एक अलग बड़ा टॉपिक है जो कि मेरा कोई और ग्रुप मेंबर आपको बताएगा, लेकिन जो उसका फिर सेकेंड स्टेप होता है वो होता है सीमेन एवोल्यूशन। सीमेन कलेक्ट करने के बाद उसकी सीमेन एवोल्यूशन करना लाजमी होती है। अब सीमेन एवोल्यूशन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सीमेन एवोल्यूशन में हम उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसकी मोर्टलिटी देखेंगे। अब मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या आ जाता है कि मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि जो हमारे पास स्पर्म्स हैं वो डेथ तो नहीं है, उनकी हम बॉडी देखेंगे कि जैसे कि पता है कि स्पर्म्स के जो 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। अब मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि उनके हेड, बॉडी, टेल कंप्लीट हैं। अगर कंप्लीट है तो कहीं हेड डबल तो नहीं है, अगर हेड एक है तो कहीं टेल तो डबल नहीं है, कहीं हेड या टेल में से कोई मिसिंग तो नहीं है, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सीमेन की अपीयरेंस हम देखेंगे, उसका जो नॉर्मल कलर होता है वो वाइटिश, क्रीमी वाइटिश कलर होता है। अगर उसमें रेड कलर आ जाता है तो वो इंडिकेट करेगा कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है या कोई इंजरी अंदर है। उसके बाद उसमें हम उसका वॉल्यूम चेक करेंगे, उसकी पीएच चेक करेंगे। जो पीएच उसकी नॉर्मल होती है वो 6.2 से लेके 6.8 तक उसकी नॉर्मल पीएच होती है। उसके बाद जो उसका वॉल्यूम होता है वो 2 to 8 ml, अगर बुल का एक देख लेते हैं तो 2 से लेके 8 ml तक उसका वॉल्यूम होता है। अब ये हो गई उसकी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बाद हमारे पास आ जाता है उसकी इसके बाद आ जाता है हमें उसको डाइल्यूट करना होता है। डाइल्यूट क्यों करना होता है, एक हमारे पास डोज आ जाता है, एक ही टाइम पे हमें जो इंसेमिनेट किया हुआ, जो हमें कलेक्ट किया हुआ होता है, एक ही डोज होता है, उसमें से हमें बहुत सारे डोजेस बनाने होते हैं। इसलिए फिर हम डाइल्यूटेंट्स ऐड करते हैं जिसमें एग योक आ जाता है, ग्लाइसरोल आ जाता है, सोर्बिटोल आ जाता है, एंटीबायोटिक्स में हमारे पास जेंटामाइसिन, ये हम ऐड करते हैं। उसके बाद आती है प्रिजर्वेटिव कि हमें सीमेन को प्रिजर्व करना है। अब ज़हरी बात है, हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या क्या स्टोरेज हम कह लेते हैं, या फिर हमें उसे काफ़ी टाइम तक उसको स्टोर करना है। तो हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन होता है, उसका टैंक होता है जिसका टेम्परेचर होता है -196 टेम्परेचर होता है। उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास डोजेज़ होते हैं
उनको हम स्टोर करते हैं। फिर जब हमें उसको यूज़ करना होता है तो उसको हम थाइंग प्रोसेस से, मतलब उसको पहले हम गर्म पानी में उसको ऐड करते हैं, उसको लिक्विफाई करते हैं, फिर उसको हम इंसेमिनेट करते हैं। अब उसके बाद आता है कि अब हमने उसको एवोल्यूट भी कर लिया, डाइल्यूट भी कर लिया, प्रिजर्व भी कर लिया। अब उसके बाद बारी आती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, कि अब हमें उसको इंसेमिनेट करना है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी उसकी टेक्निक्स है, वो भी एक बड़ा टॉपिक है, तो वो भी मेरे किसी और ग्रुप मेंबर वो आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है फिर प्रेगनेंसी टेस्ट, कि हमारे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने की है वो सक्सेसफुल है या फिर सक्सेसफुल नहीं है। और एक सक्सेसफुल कंसेप्शन रेट के लिए जो हमें स्पर्म्स की क्वांटिटी चाहिए होती है वो 15 से लेकर 120 मिलियन स्पर्म्स चाहिए होते हैं सर्विक्स में, तब जाके हमारी कंसेप्शन रेट सक्सेसफुल होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सबर सैन। माई रजिस्ट्रेशन नंबर है 2K19164। माई टॉपिक प्रिपरेशन बुल फॉर सेमन कलेक्शन। हम सेमन कलेक्शन पर बात करेंगे, हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात करेंगे हेल्थ एवोल्यूशन पर, उसकी हेल्थ पर बात करेंगे। हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे बुल के और उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी बॉडी स्कोरिंग करेंगे। बॉडी स्कोरिंग करने के बाद हम उसके जेनेटल आर्गन्स को देखेंगे और उसके स्कोटम को देखेंगे, साइज़ उसकी चेक करेंगे और उसकी फर्टिलिटी रेट और हेल्थ कंडीशन चेक करेंगे बुल की। उसके बाद हम न्यूट्रिशन बात करेंगे। सेकंड स्टेप है न्यूट्रिशन कंडीशनिंग। उसके बुल की प्रॉपर बैलेंस डाइट रखेंगे, जे हम उसको बैलेंस न्यूट्रिशन हाई देंगे तब भी उसके सेमन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और जो कम देंगे तब भी पड़ सकता है। इस वजह से हम उसको बैलेंस प्रॉपर देंगे, डाइट प्रॉपर देंगे ताकि उसके फिट रह सके अपनी ब्रीडिंग के लिए पर्पज़ के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज इसके हम डेली रूटीन में करवाएंगे ताकि उसके सर्कुलेटर सिस्टम और उसके बॉडी कंडीशन अच्छी रहे, ताकि वो जब हम उसके सेमन कलेक्शन करें ताकि सेमन पर इफ़ेक्ट ना पड़े। इस वजह से हम उनके डेली रूटीन पर एक्सरसाइज करवाएंगे। उसके बाद आता है ट्रेनिंग। हम डेली वहाँ पर ट्रेनिंग करवाएंगे उसकी, जहाँ पर हम सेमन की कलेक्शन करते हैं ताकि वो बुल प्रिपेयर हो सके वहाँ पर, जहाँ पर हम उसकी सेमन कलेक्शन करें और फ्री कंटामिनेटेड हो, जहाँ पर हम सेमन की कलेक्शन और ट्रेनिंग कलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम आता है इसका बाद आता है प्री कलेक्शन प्रिपरेशन। उसके बाद जब हम उसको बुल के कलेक्शन से पहले हम उसके जेनेटल आर्गन्स को फ्री ऑफ कंटामिनेटेड रखेंगे, और जब जिस चीज़ में हम कलेक्शन करेंगे, यहाँ टीज़र बुल या फिर डमी या फॉल्स माउंटिंग करवाएंगे, उसके लिए हम उसको फ्री ऑफ कंटामिनेट रखेंगे ताकि सेमन पर इफेक्ट न पड़ सके। उसकी मोर्टेलिटी रेट या पीएच लेवल, पीएच वॉल्यूम और उसके मोर्बिडिटी मॉर्फोलॉजी पर कोई इफेक्ट न पड़े। इस वजह से हम उसको डेली इसके लिए प्रिपेयर करवाएंगे। अब थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. I am Shifa Memon and my registration number is 212. जैसा कि आप लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में भी नॉलेज मिल गई, उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर बुल वो भी मेरे ग्रुप मेंबर ने आप लोगों को बता दिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है मेथड ऑफ सेमन कलेक्शन। अब बेसिकली 4 मेथड होते हैं सेमन कलेक्शन के। फर्स्ट है वेजाइनल मेथड, सेकंड है एम्पलरी मसाज मेथड, थर्ड है आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड एंड फोर्थ है इलेक्ट्रो इजैकुलेशन मेथड। अब हम एक एक को अच्छे से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है वेजाइनल मेथड। वेजाइनल मेथड ये एक मोस्ट सिंपल मेथड है सेमन कलेक्शन का। इसमें हम क्या करते हैं, बुल को जो है नेचुरली अलो करते हैं माउंटिंग के लिए, फिर वेजाइना से जो है स्पून या स्पंज के थ्रू जो है हम सेमन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन इस मेथड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो हमें सेमन की क्वालिटी जो है वो पुअर मिलती है, और सेकंड ये है कि लार्ज सेमन स्मॉल वॉल्यूम जो सेमन का है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेजाइनल म्यूकस के साथ मिक्स हो जाता है और कंटामिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो है एम्पलरी मसाज मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय और
सेमिनल वेजिकल है, इसको हम मसाज करके सेमेन को कलेक्ट करते हैं। ये केस जो है फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था 1936 में। इसके भी इस मेथड के भी कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज ये है कि जो बुल जो है माउंट नहीं कर सकता, इनकेपेबल है, या कोई फ्रैक्चर है या इंजरी वगैरह है, इस वजह से हम जो है मसाज मेथड से हम करते हैं, सीमेंट कलेक्शन करते हैं। उसके बाद सेकंड जो है इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये भी कंटामिनेशन हो सकता है, सीमेंट कंटामिनेशन हो सकता है यूरिन से या सेंट से। थर्ड में हमारा मेथड है वो है आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड। ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्टली यही साइंटिफिक मेथड है। ये ज़्यादातर एनिमल्स में यही मेथड यूज़ होता है। जैसे केट में भी आर्टिफिशियल वेजाइना का मेथड यूज़ होता है, उसमें बुल में भी, गोट में भी, सब में जो है ये मेथड यूज़ होता है। अब हम आर्टिफिशियल वेजाइना तो हमारे पास है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे। इसलिए भी हमें कुछ इक्विपमेंट्स जो है ना वो लाजमी होने चाहिए, जैसे कि रबर सिलेंडर हो गया, इनर लेटेक्स, रबर कॉन, कलेक्शन ट्यूब और थर्मोमीटर, वार्म वाटर, उसके अलावा इंसुलेशन बैग, ये सब हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए आर्टिफिशियल वेजाइना को बनाने के लिए। अब हम बनाएंगे कैसे, जैसे कि हमारे पास रबर सिलेंडर है, रबर सिलेंडर के अंदर जो है हम इनर लेटेक्स को इंसर्ट करेंगे, उसके अलावा दोनों साइड हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो वाटर इनलेट है उसमें हम जो वाटर इनलेट है उसको खोलेंगे और उसमें वाटर फिल करेंगे। वाटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 50 to 55 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और 50 to 55 सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके बाद हम एयर जो है वो फिल करेंगे, एयर फिल करेंगे ताकि जो है आर्टिफिशियल वेजाइना सेम इट्स नेचुरल वेजाइना की तरह ही दिखे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रिपेयर हो गई आर्टिफिशियल वेजाइना। उसके बाद हम जो है टीज़र काउ को जो है वो प्रिपेयर करेंगे फॉर सेमेन कलेक्शन के लिए। अब टीज़र काउ को हम क्या देखेंगे, हाइजीनिक कंडीशन देखेंगे, इन्वायरमेंट वगैरह देखेंगे, जहाँ हम सेमेन को कलेक्ट कर रहे हैं वो एरिया कैसा है, कंटामिनेटेड तो नहीं है, वो वहाँ पर ट्रीज़ वगैरह का शेड है, या जो लेबोरेटरी है सेमेन की वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे हो, उससे ज़्यादा दूर नहीं। अगर दूर होगी तो कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है रीस्टैंड करेंगे टीज़र काउ को जो साइड है, सुपीरियर साइड को जो है हम चूज़ करेंगे। चूज़ करके हम जो है ना उसको माउंट के लिए अलो करेंगे। जैसे ही वो माउंट करेगा 2 to 3 टाइम्स हम फॉल्स माउंटिंग कराएंगे ताकि जो डेड स्पर्म हो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम उसको अलो करेंगे इजैकुलेशन के लिए। जैसे ही वो इजैकुलेट करेगा, जो आर्टिफिशियल वेजाइना है उसको हम 45 डिग्री पे रखेंगे ताकि वो सही से इजैकुलेट कर सके और हम सीमेंट को इजीली कलेक्ट कर सकें। जैसे ही सीमेंट कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम जो इंसुलेशन बैग जो है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों प्रोटेक्ट करें, एक तो थर्मल शॉक जो है उससे बचाएंगे, सीमेंट को कंटामिनेशन से बचाएंगे, और हम यूवी लाइट से अवॉइड करेंगे इसको, इसलिए हम इंसुलेशन बैग से कवर करते हैं। अब आते हैं, अब उसके बाद जो है ठीक है, उसके बाद आता है उसके बाद फोर्थ मेथड है इलेक्ट्रो इजैकुलेशन मेथड क्या है, इसमें भी हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट करवाते हैं सेमिनल वेजिकल को और एम्प्लॉय को। इसमें हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इलेक्ट्रो इजैकुलेटर। इसमें एक प्रोब होता है, प्रोब जो है हम रेक्टल एरियाज में जो है वो इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करके उससे हम सेमेन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन इस मेथड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। एक डिसएडवांटेज ये है, ये एक तो पेनफुल मेथड है, और दूसरा ये है कि इसमें हमें वॉल्यूम तो ज़्यादा मिलता है लेकिन स्पर्म की कंसंट्रेशन जो है वो हमें कम मिलती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कलेक्शन के बाद जो स्टेप है वो है टेक्निक्स। एआई के टेक्निक्स कौन से हैं? तो सबसे पहले जो मोस्ट इजी मेथड एंड बेस्ट मेथड है वो है रेक्टोवेजाइनल मेथड। वैसे बात करते हैं रेक्टोवेजाइनल मेथड की बात करते हैं कि ये क्यों सबसे बेस्ट, इजी और सबसे जो है वो इजी मेथड क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो कंसेप्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90%।
तो सबसे पहले तो रेक्टोवेजाइनल टेक्निक को अप्लाई करने से पहले जाहिर बात है हम इंसेमिनेट कर रहे हैं सीमन, तो वहाँ पर जो है प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे ही प्रिपेयर कर लेगा इंसेमिनेटर खुद को बाय अप्लाइंग सम प्रोटोकॉल्स, तो उसका जो लेफ़्ट हैंड होता है वो उसका गाइड होता है इंसेमिनेटर का। तो जैसे ही लेफ़्ट हैंड इंसर्ट करेगा थ्रू द रेक्टम, अब उससे सबसे पहले उस इंसेमिनेटर को काम ये करना है कि उसे पता होना चाहिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, उसकी लोकेशंस के बारे में उस इंसेमिनेटर को पता होना चाहिए। तो जैसे ही वो पल्पेट कर लेगा, सबसे पहले उस पल्पेशन जो करनी चाहिए उस चीज़ की वो है सर्विक्स। सर्विक्स को पल्पेट करने से पहले वो अपना लेफ़्ट हैंड जो है, मैंने जैसे कि कहा कि लेफ़्ट हैंड उसका गाइड है ना, उसे प्रिपेयर करेगा, हेल्प करेगा उसकी फ्राम वल्वा टू विजाइना टू सर्विक्स एंड टू द एंड ऑफ द सर्विक्स एंड टू द डिपोजिशन साइट। तो जहाँ तक वो जैसे ही पल्पेट कर लेगा सर्विक्स को, वहाँ पर अपने लेफ़्ट हैंड को उस ऐसे पकड़ना है ना, जस्ट लाइक दैट। सो ही और शी मस्ट लिटिल बिट वाइब्रेट द सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स की लोकेशन ऐसे होती है कि वो डायरेक्ट जो है ना, अगर आप इंसेमिनेटिंग गन या AI गन जो है वो इंसर्ट करेंगे तो वो वहाँ से एन्यूलर रिंग्स या जो भी सर्विकल रिंग्स हैं वहाँ से वो पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको सर्विक्स को पल्पेट करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आती हैं कि यू आर प्लेसिंग द सर्विक्स ओवर द गन, नॉट द सर्विक्स ओवर द गन, नॉट द गन ओवर द सर्विक्स। क्योंकि ये बहुत सारे जो इंसेमिनेटर हैं वो गलती यही करते हैं कि वो यही करते हैं कि ज़्यादा ध्यान देते हैं AI गन पे इज़ रादर देन फोकसिंग ऑन द सर्विक्स। तो आपको फोकस करना है सर्विक्स पे। बी जेंटल, रिलैक्स एंड ट्राई टू कॉन्टेक्ट विद द सर्विक्स। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे रश नहीं करना कि आप डायरेक्टली जो है वो AI गन को इंसर्ट करना है, सर्विक्स से पास करवाना है, ऐसा नहीं करना। जैसा कि मैंने कहा, यू आर प्लेसिंग द सर्विक्स ओवर द गन, तो आपको इस हिसाब से करना है। जैसे ही आपने रेक्टोवेजाइनल मेथड के थ्रू सर्विक्स को पास कर लिया, तो वहाँ पर जो एंड ऑफ सर्विक्स है वहाँ पर डिपोजिशन साइट है, जिसे हम कार्पस यूटिराई बोलते हैं, जिसे बॉडी ऑफ सर्विक्स भी बोलते हैं, बॉडी ऑफ यूटिरस भी बोलते हैं। तो जहाँ पर वो डिपॉजिट होगा सीमन, डिपोजिशन साइट है। तो ये हमारा मेथड हो गया रेक्टोवेजाइनल मेथड, जो मोस्ट कॉमन है, मोस्टली हम परफॉर्म करते हैं केटल्स में। और जो दूसरा हमारा मेथड है वो है ट्रांससर्विकल मेथड। ट्रांससर्विकल मेथड मोस्टली हम कैनाइंस में एंड कैप्राइंस में, जो स्मॉल एनिमल्स हैं, स्मॉल रूमिनेंट्स हैं, उनमें हम परफॉर्म करते हैं। इसमें भी यही होता है कि हम जो भी एंडोस्कोप के थ्रू उस सर्विक्स को पहले विजुलाइज करते हैं, और डायरेक्टली इस एंडोस्कोप में ज़ाहिर बात है एक कैमरा होगी जिससे हम उसे विजुलाइज करेंगे, एंड देन इंसर्ट द AI गन फ्राम द सर्विक्स टू द पार्ट ऑफ द डिपोजिशन। वहाँ पर डिपॉजिट होगी कार्पस यूटिराई में। तो ये हो गया हमारा ट्रांससर्विकल मेथड। और जो दूसरा मेथड है हमारा वो है स्पेक्युलम वाला। अब स्पेक्युलम मेथड क्या है? स्पेक्युलम में हम मोस्टली परफॉर्म करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में हम परफॉर्म करते हैं, मोस्टली इन गोट्स एंड शीप्स में, या जो भी स्मॉल एनिमल्स हैं, केट्स में भी करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, पहले एनिमल को हम स्टैंडिंग पोजीशन में जो है रिस्ट्रेन करते हैं। रिस्ट्रेशन के बाद जो है वो एक स्पेक्युला होता है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम जो हेल्प करता है वेजाइना को ओपन करने में। जैसे ही वेजाइना ओपन हो गया तो डायरेक्टली हम जो है ना वो वहाँ पर AI गन इंसर्ट कर लेंगे। अब जो एन्यूलर रिंग्स हैं वहाँ से भी स्टैंडिंग पोजीशन में जो AI की गन की टिप है वो पास हो जाएगी, एंड देन वी जस्ट डिपॉजिट द सीमन इनटू द डिपोजिशन साइट। तो ये हमारी हो गई कुछ टेक्निक्स। वैसे मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा। असल में मेरी जो सर्विसेज है, मेरी जो फील्ड है वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड है ना, वहाँ की मैं सर्विसेज देता हूँ। यहाँ पर एक बात याद आ गई। तो मेरा एक क्लाइंट था, वो वहाँ पर फाइवर पर आया, मेरे वहाँ पर अकाउंट मेरा बना हुआ है फाइवर पे। तो वो क्लाइंट मेरा वेटनरी से रिलेटेड क्लाइंट थे ना, तो उसने यही बोला कि मैं भी एक वेटनरी हूँ। हालाँकि उसको सर्विसेज चाहिए थे ई-कॉमर्स के। तो वो एक अमेज़ॉन से अकाउंट बनता है जहाँ पर आप लिस्टिंग करके वहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहे होते हैं। तो उसने भी यही कहा कि मैं एक ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपकी प्रोफाइल देखी कि आपके प्रोफाइल पे लिखा हुआ है डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। तो आपकी फ़ील्ड और ई-कॉमर्स की फ़ील्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप कैसे ये सब मैनेज कर रहे हो? मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उसने कहा कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं खुद वेटनरी से रिलेटेड हूँ ना। तो मैंने कहा कि हालांकि ये स्किल्स तो मैंने सीखी हैं, मेरी फील्ड भी वेटनरी नहीं है। तो उसने मैंने $200 उससे चार्ज किए अपने सर्विसेज के। मैंने उससे अकाउंट बना कर दिया, लिस्टिंग भी कर दी। अब वो मेरा परमानेंट क्लाइंट बन गया, आज तक मेरे साथ कांटेक्ट में है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी फ़ील्ड जो है ना वो वास्ट फील्ड है।
हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं पे जो है ना वो क्लाइंट्स ज़रूर मिलेंगे ऐसे, जो आपको बोलेंगे कि अगर मिल भी गए ना, कोई आपको फॉरेन क्लाइंट मिल गया ना, तो वो आपसे यही बोलेगा कि मेरी फील्ड आपकी फील्ड जो है ना वो सेम ही, एक ही है। तो उस हिसाब से सर्विसेज वो फिर आपसे ही लेगा, क्योंकि एक कनेक्शन हो गया ना, एक तरफ का कनेक्शन हो गया आपसे। तो ये बात मैंने ऐड कर दी। अब टाइप्स के बाद जो है वो एडवांटेजेस हैं, वो नेक्स्ट बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीनत हेयर, मैं जो है टंडोजाम से बिलोंग करती हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 2K19 AV 251 है। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती क्या है और उसको इंसेमिनेट करने के लिए हम बुल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर किस तरह से हम डिफरेंट मेथड से उसका सीमन कलेक्ट करते हैं, फिर किस तरह से डिफरेंट टेक्निक से हम उसको इंसेमिनेट करते हैं। अब जो हम इंसेमिनेट करते हैं वो हम करते हैं AI गन के साथ, जो कि मेरा सब टॉपिक है, और मेरा ये भी सब टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले AI गन के बारे में हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं। तो जो AI गन होती है वो एक ऐसी स्पेशल डिवाइस होती है, जब हम लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग करवा रहे होते हैं तब इस गन का हम यूज़ करके उसके थ्रू ही हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। ठीक है। अब AI गन जो होती है बेसिकली उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बैरल। ठीक है। अब बैरल जो होता है वो स्टील का बना हुआ होता है, और वो क्या करता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है कि वो AI शीट जो होती है उसको होल्ड करता है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है प्लंजर। प्लंजर का काम क्या होता है कि जो डायलेटेड सीमन स्ट्रॉ होते हैं, जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे होते हैं तब उनको फर्दर आगे मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रॉस। तो स्ट्रॉ बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर जो डायलेटेड सीमन होता है वो कंटेन होता है। स्ट्रॉ के जो है दो टाइप्स आते हैं, एक मिनी स्ट्रॉ आता है, एक मैक्सी स्ट्रॉ आता है। तो मिनी स्ट्रॉ में जो सीमन का स्ट्रॉ आता है वो आता है 0.5 ml, और जो मैक्सी होता है उसमें 0.25 ml आता है। ठीक है। जो स्ट्रॉ होती है उसकी दो इंड्स होती है, एक लेबोरेटरी इंड होती है, एक मैन्युफैक्चर इंड होती है। जो लेबोरेटरी इंड होती है वो पंच्ड होती है, ठीक है, ओपन होती है, और जो मैन्युफैक्चर्ड इंड होती है बेसिकली वो जो होती है उसमें PVC पाउडर और कॉटन मौजूद होती है। ठीक है। उसके बाद जब हम उसको पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास एक रिंग लॉकर आता है, जब हम AI को लास्ट में लॉक करते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ टाइप्स आती है AI गन में। ठीक है। जो सबसे पहले आती है वो आती है यूनिवर्सल AI गन, जिसको हम ऑटो लॉक भी कहते हैं। बेसिकली उसमें हम लोकल ब्रीड्स को और एग्जैक्टिक ब्रीड्स को दोनों को जो है इंसेमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 0.5 ml एंड 0.25 ml दोनों के स्ट्रॉ मौजूद होते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास गन आती है, वो आती है कटर गन। ठीक है। कटर गन में जो एजुकुलेशन होती है वो होती है 0.25 ml। उसमें सिर्फ हम एग्जॉटिक ब्रीड्स को ही कर सकते हैं, जैसे कि हॉस्टन फ्रीजन हो गई या जर्सी हो गई। उसके बाद जो सेकंड टाइप आती है वो आती है हाफ गन। हाफ गन में सिर्फ 0.5 ml वाला ही स्ट्रॉ आता है। उसमें हम लोकल ब्रीड्स का इंसेमिनेट करते हैं, जिसके अंदर रेड सिंधी आती है, साहिवाल आती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कि एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेज की बात करें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जेनेटिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसी ब्रीड चाहिए जो फिनोटाइपिकली ऐसी हो, जीनोटाइपिकली ऐसी हो, और अब मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर ये ट्रेड्स हो, तो फिर जिस ब्रीड के अंदर होंगे उसका मैं सीमन लेकर जो मुझे चाहिए, जिससे ऑफ स्प्रिंग चाहिए, उसके अंदर मैं इंसेमिनेट करके वो ब्रीड हासिल कर सकती हूँ, वो ट्रेड्स हासिल कर सकती हूँ। उसके बाद सेकंड जो है एडवांटेज हमारे पास ये आता है कि जब हम नेचुरल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो जो ब्रीडिंग बुल्स होती है उनको हमें मेंटेन करना पड़ता है एक हर्ड के अंदर, और उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा ही हमें महंगी पड़ जाती है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो हमें मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब हम ब्रीडिंग बुल्स को मेंटेन करते हैं तो जो हमारा गोल होता है कि उसका बॉडी कंडीशन स्कोर हो वो 2.5 से 6 हो, या 6 से ज़्यादा है तो भी बेटर हो सकता है। ठीक है। और उसके लिए हमें डाइट प्लान अच्छी देनी पड़ेगी, मतलब कि एक दिन में 10 to 12 प्रोटीन्स देनी पड़ेंगी, 70 to 60 जो है TDN देने पड़ेगा, हाई क्वालिटी ऑफ हेयर देनी पड़ेगी। तो वो हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तब हमें जो बुल्स होती है उनको मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
उसके बाद थर्ड जो है एडवांटेज वो ये है कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जब हम उनको नेचुरल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब वो क्या होता है डिजीज़ आपस में फैल जाते हैं, जिसे हम वीरियल डिजीज़ कहते हैं, जिसके अंदर कंटाजियस अबॉर्शन आता है। बेसिकली कंटाजियस अबॉर्शन में क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसके अबॉर्टेड फीटस के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो है फोल्डेड होता है या तो शेडेड होता है। जब वो आपस में मेट करते हैं नेचुरल सर्विसिंग तो वो डिजीज़ आपस में ट्रांसमिट हो जाती है। उसके बाद एक और भी डिजीज़ आती है जिसमें आता है विब्रियोसिस। तो बेसिकली विब्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड बुल क्या करता है ट्रांसमिट कर देता है ससेप्टेबल काउ के अंदर। क्यों? क्योंकि जो मेल का शीत होता है वहाँ पर विब्रियो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है और जब वो ड्यूरिंग मैटिंग करवाते हैं उनकी नेचुरली तो फिर वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। उसके बाद एक एडवांटेज हमारे पास ये भी आता है कि कुछ जो होती हैं मेल्स की साइज़ की डिफरेंस होने की वजह से फ़ीमेल को या फिर फ़ीमेल की वजह से मेल को इंजरी हो जाती है। तो जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो हम उस इंजरी से भी हम उसको बचा सकते हैं। उसके बाद एक एडवांटेज ये भी आता है कि जो स्टेलियंस होते हैं उनका जो ओवर यूज़ होता है उससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि जो स्टेलियन होता है मेल होता है जो उसका हॉर्स का बेसिकली उसका थोड़ा मतलब कि उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि जब वो नेचुरल सर्विस करता है तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है जो फीमेल होती है उसको जो है इंजर्ड कर देता है। ठीक है, और इसलिए जो है इसके ज़रिए हम अगर उसका सीमन यूज़ करके आर्टिफिशियली हम अगर उसको इंसेमिनेट कराएं तो भी हम एडवांटेज हमारे पास हो सकता है कि। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आता है कि जब हम उनकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है एनिमल के वेलफेयर पे। वो स्ट्रेस में आ जाता है और जब हम सीमन को था करते हैं या प्रिजर्व करते हैं या उसके जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उनके दौरान जो सीमन की वेबिलिटी होती है या मोटिलिटी होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब फर्टिलिटी रोज जाती है और कंसेप्शन रेट भी डिक्रीज़ होते हैं। इसलिए जो फॉरेनर्स होते हैं वो मोस्टली कहते हैं कि हम नेचुरल सर्विस ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज ये आता है कि इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऐसा टेक्नीशियन वेटरनरियन या क्लिनिशियन चाहिए जिसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताओ, उनके लोकेशंस के बारे में बताओ, उनके फंक्शंस के बारे में बताओ ताकि वो सही से इंसेमिनेट करें और सक्सेसफुल इंसेमिनेशन हो सके। वरना तो वो सीमन का भी लूज़ करेगा और ना टाइम का भी वेस्ट करेगा। उसके बाद थर्ड डिसएडवांटेज ये आता है कि जब अगर ना चाहते हुए अनइंटेंशनली हमने एक बुल लिया जिसके अंदर ऑलरेडी डिजीज़ थी और उसका सीमन भी हमने सही से टेस्ट नहीं किया और हमने अनदर फीमेल के अंदर इंसेमिनेट कर दिया तो डिजीज़ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब स्पीशीज़ जो होती है वो बेस्ट हो, सीमन की क्वालिटी बेस्ट हो और अदर जितनी भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं वो बिल्कुल ना मतलब कि मैनेजेबल हो। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है सक्सेस हो सकती है।